इग्नू में आप सबका खैर मकदम है। मैं डॉक्टर शौकत हुसैन डार। डियर लर्नर्स, जैसे कि आप जान रहे हैं, हमारा जो ये कोर्स है 142, इसमें हम ड्रामा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अभी तक हमने बात की है, वो हमने पहले ड्रामा के बारे में बात की कि व्हाट इज अ ड्रामा, व्हाट आर इट्स वेरियस फॉर्म्स। पहले हमने ड्रामा के बारे में बात की कि ड्रामा जो होता है ये एनेक्ट किया जाता है, इसको परफॉर्म किया जाता है थिएटर में। तो अब थिएटर में हमें कैरेक्टर्स की जरूरत होती है, किरदार की जरूरत होती है, और उसके साथ साथ ये डायलॉग फॉर्म में लिखा जाता है। मैं आपके लिए फिर से दोहरा रहा हूँ जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है। लेट मी रिकैपिचुलेट इट ब्रीफली मैनर। तो जब जब हम ड्रामा की बात करते हैं, ड्रामा, अब जब आप इसको नसर के साथ कंपेयर करते हो, तो पहली जो मेन फंडामेंटल डिफरेंस आपको दिखती है बिटवीन ड्रामा एंड नसर, वो ये है कि ड्रामा को एनेक्ट किया जाता है थिएटर में। यू वॉच ए प्ले इन अ थिएटर, यानी कि आप वहां पे ऑडियंस बन के जाते हैं। और नसर में आप ये चीजें नहीं देखते हो। नसर में यूजुअली दैट्स अ नॉवल, इट कुड बी अ नॉवल और इवन एन ऑटोबायोग्राफी, मे बी एन एसे। व्हाट ऑथर डज इन दैट, उसमें फिर ऑथर क्या करता है, वो लिखता है। लेकिन यहाँ पे भी एक पहले जो राइटर होता है वो स्क्रिप्ट तैयार करता है, उसके बाद वो थिएटर के लिए लिखा जाता है, उसको फिर थिएटर में परफॉर्म किया जाता है। तो हमने इसके बारे में बड़े वजाहत तरीके से बात की है लास्ट लेक्चर में कि ड्रामा क्या होता है। फिर हमने उसके बाद बात की थी कि इसकी बहुत सारी वेराइटीज है, इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। तो ड्यूरिंग द लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज ट्रेजेडी, ट्रेजेडी क्या होती है, क्योंकि एक जो फंडामेंटल टाइप है ड्रामा का, वो है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के बारे में हमने बात की। जैसे हम जान रहे हैं कि जो ट्रेजेडी होती है, इसकी जो एंडिंग होती है वो सैड होती है, और इसमें जो मेन प्रोटेगनिस्ट होता है, जो हीरो होता है या हीरोइन होती है, उसका डाउनफॉल होता है। उनकी लास्ट में डेथ हो जाती है, या अगर डेथ नहीं होती है तो जब हम लास्ट में उनको देखते हैं, वो विक्टोरियस नहीं हमारे सामने आते हैं। तो a tragedy always ends on a note of sadness. Most of the times when we read Elizabethan tragedies, or even for that matter Greek tragedies, तो उनमें हम देखते हैं कि जो हीरो होता है उनकी अल्टीमेट डेथ होती है लास्ट में, या इवन हीरोइन होती है उनकी डेथ होती है लास्ट में। तो जब हम इस ट्रेजेडी को कंपेयर करते हैं कॉमेडी के साथ, कॉमेडी में आप ऐसी चीजें नहीं देखते हो। कॉमेडी में भी आपको सैडनेस का माहौल मिल सकता है, लेकिन comedy is mainly, in a comedy what you normally see, observe is, there is a sort of what you call this entertainment, amusement, fun. Because tragedy के main characteristics यही है कि वहां पे it ends on a note of happiness. वहां पे आप एंजॉयमेंट देखते हो। जितने भी करेक्टर्स होते हैं, मोर पर्टिकुलरली जो मेन किरदार होते हैं कॉमेडी में, तो वहां पे जो किरदार होते हैं, वो जब हम लास्ट में उन देखते हैं उनको, वो एज विक्टोरियस हमारे सामने पेश आते हैं। डजेंट मैटर कि उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब वो प्ले स्टार्ट होता है। तो मेन जो डिफरेंस एक ट्रेजेडी और कॉमेडी में, वो ये है कि ट्रेजेडी जो होती है, इसमें आपको सैडनेस मिलती है। इसमें जो किरदार होते हैं, जो मेन किरदार रोल प्ले करता है, जिसको हम प्रोटोगनिस्ट बोलते हैं, जिसको हम हीरो बोलते हैं, ट्रेजेडी में उसका डाउनफॉल होता है। एज फार एज कॉमेडी इज कंसर्न, कॉमेडी में आप क्या देखते हो, कॉमेडी में जो ये हीरो होता है, जो उसके एम्बिशंस होते हैं, जो उसके एस्पिरेशंस होते हैं, जो उसका एम होता है, वो लास्ट में उस एम को पाने में कामयाब होता है। उसके साथ साथ हमने फिर अर्थर मिलर की भी बात की कि वो डोमेस्टिक ट्रेजेडीज लिखने के लिए मशहूर है। उसके जो जब हम अर्थर मिलर के ट्रेजेडीज को कंपेयर करते हैं शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज से, क्रिस्टोफर मार्लो की ट्रेजेडी से, या सोफोक्लीज जो एक ग्रीक राइटर रह चुके हैं उसकी ट्रेजेडीज के साथ, वहां पे हम फंडामेंटल डिफरेंस ये देखते हैं कि जो एलिजाबेथियन और ग्रीक ड्रामाज हैं, ट्रेजेडीज है, वहां पे जो हीरो होता है, जो प्रोटोगनिस्ट होता है, वो एक रॉयल फैमिली से आता है, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आता है, नोबल बर्थ का होता है वो। लेकिन जहां तक फिर हम अर्थर मिलर की बात करते हैं, अर्थर मिलर के जो हम प्रोटोगनिस्ट देखते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी डेथ ऑफ अ सेल्समैन, यानी कि अर्थर मिलर के प्ले में जब आप प्रोटोगनिस्ट की बात करते हैं, ही इज एन एवरीमैन, ही इज सेल्समैन, ही कुड बी इवन अ शॉपकीपर,
मान लीजिए कि वो कुछ भी हो सकता है। जैसे अर्थर मिलर की हम बात कर रहे हैं, एज फार एज शेक्सपियर इज कंसर्न, शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में आप मोस्टली हीरो और हीरोइंस को देखते हो, वो नोबल बर्थ के होते हैं, वो बड़े रॉयल क्लास फैमिली से आते हैं। जैसे हम हैमलेट की बात करेंगे, प्रिंस ऑफ डेनमार्क, अगर हम फिर किंग लियर की बात करेंगे, किंग होता है, हमने लास्ट लेक्चर में आपको किंग लियर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी कि हाउ किंग लियर इज अ ट्रेजेडी, हाउ इट अराउजेस पिटी एंड फेयर अमंग अस, अमंग ऑडियंस। तो जब हम अर्थर मिलर की बात करते हैं, अर्थर मिलर की जब हम इसके प्लेस को देखते हैं, वहां पे मोस्टली जो प्रोटोगनिस्ट होते हैं, जो हीरोइन होती है या हीरोज होते हैं, वो लोअर मिडिल क्लास से होते हैं। उनके हीरोज वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से है। तो ये एक मेन डिफरेंस है अर्थर मिलर और शेक्सपियरियन या क्रिस्टोफर या वी कैन से इवन ग्रीक या इवन एलिजाबेथियन ट्रेजेडीज में ये फंडामेंटल डिफरेंस है। इवन अगर हम मॉडर्न ड्रामा की बात करेंगे, वहां पे आप मोस्टली जो हीरो होता है वो एक लोअर क्लास का होता है, एक लेबर क्लास से भी वो हीरो को लेते हैं। लेकिन जब हम ग्रीक ट्रेजेडी की बात करते हैं, वहां पे मोस्टली हम हीरोज को देखते हैं वो बड़े एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से होते हैं। तो फिर हमने ट्रेजेडी के साथ साथ फिर हमने कॉमेडी की भी बात की। कॉमेडी, नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, कॉमेडी ऑलवेज एंड्स ऑन अ साइड ऑफ, ऑन अ नोट ऑफ हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट ऑफ कॉमेडी में देखते हो। जैसे हम बहुत सारे कॉमेडी शोज देखते हैं, वहां पे आप लॉफ्टर देखते हो, हंसी देखते हो, मजाक देखते हो, इवन वहां पे आपको एंटरटेन किया करवाया जा रहा है, फन आप देख रहे हो, वहां पे आप खुश हो जाते हो। इवन अगर आप, इफ यू आर गोइंग थ्रू अ बैड फेज ऑफ योर लाइफ, तो फिर आपको एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है। फिर व्हाट यू नॉर्मली डू इन दोज सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस, यू ऑलवेज go to the theater या visit the theater and watch comedy movies और even comedy shows। तो जब हम कॉमेडी की बात करते हैं, अगर आप कॉमेडी, आप बहुत सारी कॉमेडीज हैं, ट्वेल्थ नाइट शेक्सपियर की कॉमेडी है, बहुत अच्छी कॉमेडी है, एज यू लाइक, वो भी एक अच्छी कॉमेडी शेक्सपियर ने लिखी है। जॉर्ज और जीबी शाह, उन्होंने भी एक कॉमेडी लिखी है, आर्म्स एंड द मैन। जीबी शाह वी ऑल नो, one of the popular dramatists of English literature of the 20th century। उन्होंने बहुत सारे प्लेस लिखे हैं। द डॉक्टर्स डिलेमा उनका एक अच्छा प्ले है। उन्होंने आर्म्स एंड द मैन, एक मैन एंड सुपरमैन, उसका एक और अच्छा प्ले है। कैंडिडा, सीजर एंड क्लेओपेट्रा, यू कैन नेवर टेल, ये भी उसका एक अच्छा प्ले है। और उसने जो आर्म्स एंड द मैन है ना, इट्स प्योरली अ कॉमेडी। जीबी शाह ने आर्म्स एंड द मैन जो उसने प्ले लिखा है, ये कॉमेडी है। अगर आप देखना चाहते हो कि कॉमेडी में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कॉमेडी किसकी बुनियाद, कॉमेडी की बुनियाद क्या है, कॉमेडी का अहम सतून क्या है, तो रीड दिस ड्रामा। इवन यू कैन रीड विलियम शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट और इवन हिज व्हाट यू कॉल एज यू लाइक इट। वैसे ही अगर आप मोर एंटरटेनमेंट चाहते हो और मोर इंटरेस्टिंगली आप देखना चाहते हो कि फन के साथ साथ, एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप देखना चाहते हो कि कॉमेडी की जो बेसिक सतून है, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है, कैन रीड जीबी शाह's आर्म्स एंड द मैन। ये एक बड़ा अच्छा एंटरटेनिंग प्ले है। एक्चुअली इसमें आपको दो कैरेक्टर्स मिलेंगे, एक का नाम होता है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जब हम मेन कैरेक्टर्स की बात करते हैं, प्रोटोगनिस्ट्स की बात करते हैं, हीरोइन की बात करते हैं, हीरोइन की बात करते हैं, हीरो की बात करते हैं, तो वहां पे आपको राइना और बलंचली, ये दो कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे। तो बलंचली जो होता है, ये एक्चुअली दिस, ये जो है ना, ये आर्म्स एंड द मैन, ये एक्चुअली जो लिखा गया है सर्बो बल्गेरियन वार पे लिखा गया है ये ड्रामा। ये जो कॉमेडी लिखी है जीबी शाह ने, इसमें एक्चुअली क्या होता है, बलंचली जो होता है ये सर्बिया का एक फौजी होता है, यानी कि सोल्जर होता है। तो अब वार छिड़ जाती है बल्गेरिया और सर्बिया के बीच में। तो फिर क्या होता है, ये जो बलंचली होता है, ये सर्बिया से आता है। तो भागते भागते जब इसका पीछा करती है बल्गेरिया की फौज, तो भागते भागते एक मकान में घुस जाता है, क्योंकि अपनी जान की हिफाजत करने के लिए अब इस इर्द गिर्द देख रहा है, इसके इर्द गिर्द अपने जो साथी हैं वो इसके साथ नहीं है। फिर ये एक मकान में घुस जाता है। एक्चुअली हम हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी में भी, कॉमेडी के यानी कि आपको एक राइटर एंटरटेन करवाता है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको मैसेज भी देता है।
जब आप जीबी शाह के इस प्ले को पढ़ते हो, इस प्ले को देखते हो, तो आपको साथ साथ जब आप एंटरटेन करते हो, जब आपको फन मिलता है इस प्ले में, इसके साथ साथ आपको मोरल मैसेज मिलती है इस प्ले में। यानी कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब भी राइटर कोई कुछ लिखता है, उसका कुछ मुद्दा होता है, उसका एक मकसद होता है। वो मकसद राइटर पे डिपेंड करता है कि वो किस मकसद को रीडर के सामने लाना चाहता है, वो किस मकसद या एम को ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता है। वी ऑल नो whenever a writer, even if you are a writer, when you just pen down a novel, a poem, आपका एक पर्पस होता है। आप इवन पर्पस ये भी हो सकता है, यू जस्ट वांट टू गिव वेंट टू योर इमोशंस, फीलिंग्स, या ऐसे भी हो सकता है आपने कुछ देखा है, आप उसको कैप्चर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये बात ऑडियंस तक पहुंचे, ये बात रीडर तक पहुंचे, या आने वाले जनरेशंस तक पहुंचे। तो कहने का मतलब यहाँ पे खाली ये है कि एक जो राइटर होता है, इसका एक एम होता है। एम वेरीज फ्रॉम राइटर टू राइटर। किसी राइटर का कुछ एम होता है, जैसे वो ही एक्ट्स एज अ प्रीचर, इंस्ट्रक्टर, ही वर्क्स एज एन इंस्ट्रक्टर और इवन अ टीचर और अ प्रीचर। जैसे हम वर्ड्सवर्थ की बात करेंगे या इवन टीएस इलियट की बात करेंगे, जब आप उनकी पोइट्री को पढ़ते हो, वहां पे आपको एक मैसेज मिलती है उनकी पोइट्री से। तो जैसे ही आप किसी और राइटर, जैसे आप जॉन कीट्स को पढ़ोगे, वहां पे आपको डिफरेंट मैसेज मिलेगी। वर्ड्सवर्थ को पढ़ के आपको डिफरेंट सिनारियो मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जब एक राइटर जो होता है, मुसन्निफ जो होता है, इसका एक मुद्दा होता है, इसका एक मकसद होता है लिखने का। हर एक राइटर का मकसद होता है, का चाहे मैसेज कुछ भी वो पहुंचाना चाहता हो, लेकिन एम उसका ये होता है कि ऑडियंस तक पहुंचे। फिर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल पर्पस उसमें आपको देखने को मिले, कोई का राइटर इकोनॉमिक क्राइसिस को आपके सामने लाता है, कोई राइटर एक यूथ की प्रॉब्लम को आपके सामने लाता है, कोई जैसे हमने लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट जॉन ऑसबॉर्न, या जॉन ऑसबॉर्न्स प्ले लुक बैक इन एंगर। इन दैट पर्टिकुलर play, John Osborne talks about the whole generation of 1940s and 50s, which were living in Britain. तो उनकी प्रॉब्लम्स को वो आपके सामने लाता है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, फेवरेटिज्म की बात हो, नेपोटिज्म की बात हो, करप्शन की बात हो, या इवन पर्सनल डिलीमा की बात हो, एंजाइटी की बात हो, कोई बंदा डिप्रेशन से जा रहा है, या कोई अगर हम यूनिवर्सिटी में कोई दाखिला लेने में कामयाब नहीं होता है, तो एक कोई मकसद होता है राइटर का लिखने का। जब हम आर्म्स एंड द मैन को पढ़ते हैं, जीबी शाह के प्ले को पढ़ते हैं, ये कॉमेडी है बेसिकली। यहाँ पे बुलंदचले जो होता है, ये मैंने आपको अभी बोला है कि ये सर्बिया से होता है। सर्बिया से, यानी कि जब ये एक्चुअली दिस इज अ रियलिस्टिक प्ले, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट वी कॉल इट्स फैक्ट्स। यहाँ पे क्योंकि जो सर्बिया और बल्गेरिया है, इनके दरमियान वॉर छिड़ी थी लेट 18th सेंचुरी में, तो फिर उसको देख के जीबी शाह ने प्ले लिखा है। अब जरूरी नहीं है कि जीबी शाह ने वही जो हो रहा था तब उसने उन्हीं कैरेक्टर्स को आपके सामने लाए। नो, यू रीड दोस डिटेल्स इन हिस्ट्री बुक्स। I have already told you, apprised you people of this fact that राइटर में एक वो पोइटिक लाइसेंस जिसको हम बोलते हैं, इसके पास लाइसेंस होती है, ये इमेजिनेशन का इस्तेमाल करता है, इमेजिनरी पावर इसके पास होता है। जरूरी नहीं कि ये हर एक चीज वहां से देख के उसने लिया होगा, कुछ चीजें इसने लिया, फिर इसकी अपनी इमेजिनेशन को ब्रॉडन करके आपके सामने लाता है। तो हम मकसद की बात कर रहे हैं। जब आप आर्म्स एंड द मैन पढ़ोगे, एक्चुअली जो बुलंदचली होता है ये सर्बिया से आता है। अब सर्बिया और बल्गेरिया में वार छिड़ जाती है, इनके दरमियान वार होती है। तो अब क्या है कि जो सर्बिया से बुलंदचली जो होता है, ये भागते भागते एक घर में घुस जाता है, क्योंकि इसको लग रहा है कि बल्गेरिया की फौज मेरे पीछे है, क्योंकि ये बल्गेरिया में ही इस वक्त जंग हो रही है, ये बल्गेरिया की सरजमीन में ही आया है। तो अब इसको लग रहा है कि मेरे पीछे अपने साथ ही नहीं है, इधर दे आर किल्ड और दे हैव गॉन अवे, या इवन दे हैव उन्होंने वो पीछे हट गए हैं, तो ये फंस गया है बीच में। अब क्या होता है कि ये एक घर में घुस जाता है, तो वहां पे क्योंकि हम कॉमेडी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर क्या होता है कि एक रूम में घुस जाता है रायना के, जिसको एक वहां इस प्ले की जो हीरोइन है उसका नाम है रायना। ये रायना के रूम में घुस जाता है, क्योंकि इसको पता होता है कि बल्गेरियन आर्मी दे जस्ट वांट दे आर सर्च ऑफ मी, इफ दे आर गोइंग टू फाइंड मी दे विल किल मी, so I won't remain on this planet for maybe an hour or so if I am being caught.
बट अब अपनी यानी कि अपनी जान को बचाते हुए ये घर में घुस जाता है। घर में जाने के बाद ये एक रूम में घुस जाता है। वहां पे एक लड़की होती है जिसका नाम रायना होता है। ये उसके बेडरूम में घुस जाता है और ये अपने पिस्तौल को, अपने रिवॉल्वर को सामने लाता है एंड उसको फिर बोलता है कि आई विल किल यू अगर आपने बाहर किसी को मेरी मैसेज दी है। क्योंकि रैना वी ऑल नो शी इज फ्रॉम बल्गेरिया, दिस बलंचली ही इज फ्रॉम सर्बिया। अब वॉर लड़ते लड़ते ये बल्गेरिया में आया है और बल्गेरिया में एक मकान में अब घुस गया है। छुपने की कोशिश कर रहा है कि बल्गेरियन आर्मी को मैं कहीं दिख ना जाऊं, अदरवाइज आई विल बी किल्ड और आई विल बी टॉर्चर्ड, मे बी आई विल बी टेकन एज अ प्रिजनर। तो इस कश्मकश में ये रूम में घुस जाता है। रायना को बोलता है कि फिर रिवॉल्वर निकालता है। रायना डर जाती है। वो इसको बोलते हैं कि मैं किसी के सामने आपकी इंफॉर्मेशन नहीं रखूंगी। आई वॉन्ट टेल एनीवन देयर इज अ सोल्जर फ्रॉम सर्बिया इन आवर हाउस। तो फिर आर्मी वहां से आती है, वो सर्च करती है। इवन अब इस हाउस के इर्द गिर्द भी वो आती है, लेकिन अब जो ये रहना होती है, शी कन्विंसेस हर मॉम कि यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे ऐसा है लेकिन वी विल हैव टू हाइड दिस फैक्ट। फिर they hide this fact from the they won't disclose this information in front of their own army। तो फिर ब्लंचली यहाँ पे बच जाता है। फिर लेटर ऑन क्या होता है कि कुछ देर बाद फिर दे बिकम फ्रेंडली। तो फिर ब्लंचली बोलता है कि मेरा कोई एम नहीं है आपको मारने का। वो उसको रहना वहां से बोलती है क्यों आपने जो भी बोला कि आई विल किल यू। फिर वो रिवॉल्वर निकालता है। जिस रिवॉल्वर वहां पे आप वो एम्प्टी होता है। इंस्टेड ऑफ कैरिंग रिवॉल्वर और कार्ट्रिज इन रिवॉल्वर, उसने चॉकलेट्स उसमें रखे हैं। तो इट इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो ये फिर रहना कॉल्स दिस बलंचली चॉकलेट क्रीम सोल्जर। तो यानी कि अब जब आप इस प्ले का मुताला करते हो, मुआयना करते हो, ये कॉमेडी है। यहाँ पे आपको बहुत सारी एंटरटेनमेंट मिलेगी। आपको अगर आप खुशी देख यानी कि इफ यू वांट laughter, fun, entertainment, if you want to relieve yourselves from the burden of daily routinely exercise, routinely work, then it's a wonderful play. Read any comedy। तो फिर यहाँ पे क्या मैसेज है? मैसेज एक्चुअली ये है कि जो जीबी शाह है, जीबी शाह यानी कि इस प्ले में आपको देखने को क्या मिलता है? जीबी शाह एक्चुअली वांट्स टू कन्वे थ्रू दिस प्ले वॉर इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। इट ब्रिंग्स नथिंग एक्सेप्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइव्स। इकोनॉमिक क्राइसिस से पैदा हो जाती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से आती है, यानी कि दुश्मनी बढ़ जाती है। तो मेन जो मुद्दा इस प्ले का है वो ये है कि यानी कि एंटी वॉर मैसेजेस इसमें आपको मिले। लेकिन you just read this play, it's a wonderful comedy, read it thoroughly, extensively, read it by line by line। तो आपको बहुत सारी एंटरटेनमेंट इस प्ले में मिलेगी। तो हम कॉमेडी की बात कर रहे थे, ट्रेजेडी की तो हमने बात की। अब कॉमेडी में ये होता है कि आपको जो कैरेक्टर्स होते हैं वो दे लिव हैप्पीली, फ्रीली, दे आर उनके पास वो आपको एंजाइटी, एंक्शियसनेस, डिप्रेशन, ये चीजें आप कॉमेडी में बहुत कम देखते हो। अगर यही चीजें आप कॉमेडी में भी देखोगे तो फिर वहां पे देन इट वॉन्ट रिमेन, यू वॉन्ट कॉल इट अ कॉमेडी। कॉमेडी में आपको लॉफ्टर मिलता है, यानी कि आप जब कैरेक्टर्स को देखते हो, किरदार को देखते हो, तो वहां पे वो खुशी से रहते हैं, बड़े पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। इवन एज आई सेड, ये जरूरी यहाँ पे कहना है कि रेगुलर कॉमेडीज, ये अब कॉमेडी की अब जब हम बात करते हैं, कॉमेडी में भी आप यानी कि कॉन्फ्लिक्ट देखते हो, वैसी बात नहीं है। लेकिन जो मेजोरिटी की बात करते हैं, जब हम अगर 1 घंटे का प्ले है, 2 घंटे का प्ले है, जो आप थिएटर में देखते हो, वहां पे जो आपको लास्ट में ये देखने को मिलता है कि ऑल कैरेक्टर्स आर हैप्पी, दे आर लिविंग देयर लाइफ विद they're enjoying their life, they're enjoying every bit of their life, each and every second of their life। तो ये कॉमेडी की बात होती है। रीड दिस प्ले, इट्स अ वंडरफुल प्ले रिटन बाय जीबी शाह, आर्म्स एंड द मैन। एक्चुअली इसकी जो मोरल मैसेजेस की है, जो एक्चुअली बात पहुंचाना चाहता है ऑडियंस तक, रीडर्स तक, जीबी शाह, वो ये है कि वॉर से कुछ नहीं मिलता है, ये खाली तबाही लाता है। तो फिर लेकिन आपको बहुत सारी, जैसे बुलंदशहर की बात की हम, ये दिस इज वेरी स्ट्रेंज। अ सोल्जर इज कैरिंग अ रिवॉल्वर एंड इन दैट रिवॉल्वर ही इज होल्डिंग chocolates instead of
कार्ट्रिज इंस्टेड ऑफ बुलेट्स। तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी इस प्ले में, क्योंकि इट्स बेस्ड ऑन अ वॉर, इट्स बेस्ड ऑन अ कॉन्फ्लिक्ट व्हिच हैपेंड बिटवीन द टू कंट्रीज सर्बिया एंड बल्गेरिया। तो अब हम ये कॉमेडी को मैं यहाँ पे लाजमन समझ रहा था कि आपके साथ में थोड़ी सी बात कॉमेडी के बारे में भी करूं, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में ट्रेजिडी के बारे में बात की थी, इवन हमने डोमेस्टिक ट्रेजिडी के बारे में भी बात की थी। तो अब थोड़ा सा कॉमेडी का रह गया था, तो अब हमने कॉमेडी को भी थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश की। तो नाउ वी विल मूव टू दिस, जो हमारा मुद्दा है, जो हमें पढ़ना है, वो है आर्थर मिलर ऑल माय सन्स। इसका एक प्ले है। ऑल्दो वी हमने आपको लास्ट लेक्चर में जो अथोरियल बायोग्राफी जिसको बोलते हैं, अथोरियल इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, हमने आपको रूबरू करवाया है लास्ट लेक्चर में भी कि आर्थर मिलर किस बैकग्राउंड से आया है। थोड़ी सी मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि जो आर्थर मिलर है, आज हम ऑल माय सन्स के बारे में बात करेंगे। कैरेक्टराइजेशन, इसमें आप मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से वो देखोगे। फिर हम रीडिंग द टेक्स्ट, जो मेन मुद्दा इस टेक्स्ट का वो क्या है। थीमेटिक कंसर्न्स ऑफ ऑल माय सन्स, जो इसकी बहुत सारी थीम्स है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। पस मंजर जानने से, यानी कि जब हम पस मंजर में देखते हैं, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, ऑल माय सन्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। मिलर ने ड्रामा द मैन हु हैड ऑल द लक, ब्रॉडवे पर नाकाम होने के बाद ऑल माय सन्स लिखा, जो सिर्फ 4 परफॉर्मेंस तक जारी रहा। मिलर ने एक तजारती तौर पर कामयाब ड्रामा लिखने की आखिरी कोशिश के तौर पर ऑल माय सन्स लिखा। इसने अहद किया कि अगर ड्रामे को सामीन नहीं मिले तो काम की कोई और लाइन तलाश करेंगे। तो यहाँ पे जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं, मिलर जो है, जब इसने ऑल माय सन्स लिखा, इससे पहले इसने एक और प्ले लिखा था जिसका नाम था द मैन हु हैड ऑल द लक। लेकिन ये जो द मैन हु हैड ऑल द लक, इसमें आपको मिलर सक्सेसफुल नहीं हुए। यानी कि ये प्ले था, इसमें कामयाबी नहीं मिली मिलर को। यानी कि उसका जो ये प्ले है, जब ये थिएटर में परफॉर्म किया गया, जब थिएटर में इसको टेलीकास्ट किया गया, ये कुछ ही परफॉर्मेंसेस के लिए चला वहां पे। जैसे हम आजकल अगर हम बॉलीवुड की बात करेंगे, वहां पे मूवीज आती है, जब मूवी बहुत देर तक चलती है तो उसको सक्सेसफुल मूवी मानी जाती है। जब वो करोड़ों रुपया कमाती है, जब वो बहुत देर तक थिएटर्स में चलती है। तो वैसे ही द मैन हु हैड ऑल द लक, ये प्ले पहले लिखा था आर्थर मिलर ने, लेकिन इस प्ले की वजह से आर्थर मिलर थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये मैं जो लिख रहा हूं इसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। जो मेरे कहने का ढंग है, लिखने का ढंग है, जो मैं कहना चाहता हूं, शायद लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, मेरे काम को पसंद नहीं करते हैं। तो उसने फिर अहद किया, उसने फिर ये डिसाइड किया, he talked to his in a dramatic form, in a soliloquy form, he even in a mood of introspection, he was just introspecting, if अब मैं एक और प्ले लिखता हूं, अगर ये भी कामयाब नहीं होगा, अगर ये भी फेलियर ही हो गया, तो then I will stop writing plays। तो आर्थर मिलर later on he became a successful dramatist। ड्रामेटिस्ट के साथ साथ आर्थर मिलर जो है, ये एक एसेइस्ट भी थे। पहले फिर द मैन हु हैड ऑल द लक, ये इसमें नाकामी मिली मिलर को, लेकिन उसके बाद जब उसने ऑल माय सन्स लिखा, इसमें आप वो बहुत बड़े, इसको लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा। अमेरिकन थिएटर्स भर जाते थे इस प्ले को देखने के लिए। तो जब हम आर्थर मिलर की बात करते हैं, बुनियादी तौर पर आर्थर मिलर एक ड्रामेटिस्ट है, एक प्ले राइट है, उसके साथ साथ एक एसेइस्ट भी है, उसने बहुत सारे एसेज भी लिखे हैं। लेकिन उससे पहले आर्थर मिलर ने ट्राई किया था, वो प्रोज फॉर्म में भी लिख रहा था, लेकिन वहां पे उसको लगा कि प्रोज इज नॉट मेंट फॉर मी। यानी कि अगर हम दूसरे अल्फाज में बोलेंगे कि उसको लगा कि दिस बिकमिंग अ नॉवेलिस्ट इज नॉट माय कप ऑफ टी। तो लेटर ऑन ही स्विच टू व्हाट वी कॉल प्ले राइट बन गया वो, यानी कि ड्रामा फॉर्म में उसने फिर लिखना स्टार्ट किया। इंटरेस्टिंगली मैं आपको मिलर के बारे में एक यहाँ पे बात में जरूरी समझता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आर्थर मिलर जो है, नो डाउट ही इज वन ऑफ द
famous dramatists of modern American literature. इसको पुलिट्जर प्राइज भी मिला था ड्रामा के लिए. इवन ही गॉट जेरूसलम प्राइज फॉर लिटरेचर एज वेल इन 2003. लेकिन जब हम इसने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं. इसने ऑल माय सन्स लिखा है. 1947 में ये प्ले उसने लिखा था. उसने डेथ ऑफ अ सेल्समैन भी लिखा है 1949 में. द क्रूसिबल इसका एक और इम्पोर्टेंट प्ले है. 1953 में उसने ये लिखा था. अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज 1955 में ये मिलर का एक और प्ले आया था. लेकिन इससे पहले जो मिलर की जिंदगी थी वो बड़ी अनोखी जिंदगी थी, अजीब जिंदगी थी. क्योंकि मिलर ही बिलोंग टू व्हाट वी कॉल इम्पोवरिश्ड फैमिली. ही जब जो उसकी फैमिली थी वो यानी कि दैट वाज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल. दैट फैमिली वाज नॉट इन गुड इकोनॉमिक कंडीशंस. तो फिर इंटरेस्टिंगली जो मिलर जब एक स्कूल जाया करते थे, एक तालिब इल्म थे, तो पहले ये क्या काम करते थे अपने घर को चलाने के लिए. ये पहले सुबह जब ये उठते थे, उस स्कूल जाने से पहले ये बेकर के पास जाते थे. बेकर से फिर ये बेकरी लेते थे, ब्रेड लिया करते थे. फिर ये वही कस्टमर्स में बेचते थे. फिर बेकर के पास वापस आते थे. फिर उसको वो कुछ पैसे देते थे. उन पैसों की वजह से अपने लिए यूनिफॉर्म लाता था, बुक्स लाता था और अपने घर के लिए भी कुछ जो जरूरी अशिया है, जो जरूरी चीजें हुआ करती थी, तो वो अपने घर के लिए लाया करता था. If you want to read, Arthur Miller's earlier life, especially how strenuous his life was when especially in childhood. जब वो एक बच्चा था, जब वो एक तालिब इल्म था, उसको कितनी मुश्किलात आ रही थी पढ़ाई करने में, यहाँ से साथ साथ में घर भी चलाना. तो उसने एक मेमोयर लिखा है. उस मेमोयर का नाम है अ बॉय ग्रेव इन ब्रुकलिन. अ बॉय ग्रेव इन ब्रुकलिन. इस मेमोयर में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी. अगर आप जानना चाहते हो मिलर की अर्लियर लाइफ, मिलर ने कैसे तालीम हासिल की, मिलर की जो पहली जिंदगी थी, यानी कि सक्सेसफुल ड्रामेटिस्ट बनने से जो उसकी पहली वाली जिंदगी थी, आप इस मेमोयर को पढ़ सकते हो. मैं फिर से आपके लिए दोहरा रहा हूं. अ बॉय ग्रेव इन ब्रुकलिन. एक्चुअली जो मिलर है, इसकी जो बर्थ प्लेस है मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे 1915 में. एंड ही डाइड इन 2005. तो लेटर ऑन अगर आप पहले मुश्किलात आए थे मिलर को, यानी कि तालीम हासिल करने में, घर को चलाने में. वो कैरेक्टराइजेशन में उतना स्टैंडर्ड नहीं है. लैंग्वेज में भी आपको कुछ इधर उधर का कुछ नोट दिखेगा. तो कहने का मतलब ये जो भी एक राइटर होता है ये ग्रो कर जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम. हर एक राइटर की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि जब आप मोस्ट ऑफ द राइटर्स के मेमोयर्स पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं, वहां पे हम यही चीजें देखते हैं. वो अपनी जिंदगी में के बारे में लिखते हैं. और जब वो पहला उनका जो पड़ाव होता है लिखने का, वो उसमें लिखते हैं कि हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था. तो जब हम मिलर की बात करते हैं, इसका जो पहला प्ले था, नो विलन उसका नाम था. ये भी एक सक्सेसफुल प्ले नहीं रहा, क्योंकि ये जो नो विलन है, जब ये थिएटर में चलाया गया था, तो it ran for maybe couple of shows. Then later on people they didn't show any keen interest in watching this play, which Miller named as No Villain. लेकिन जब हम इस प्ले का मुताला करते हैं, इस प्ले में आपको मिलर जो है, इस प्ले में आपको दिखता है कि मिलर was deeply influenced by Karl Marx's ideology. क्योंकि इस प्ले में आपको मार्क्सिस्ट थ्योरी का यानी कि वो ट्रेट्स आपको नजर आते हैं. मार्क्सिस्ट थ्योरी वी ऑल नो. जब हम मार्क्सिस्ट थ्योरी की बात करते हैं, उसकी जो एक मेन ट्रेट है वो ये है कि वो दिखाता है कि हाउ बोर्जुआ जो दो क्लासेस में, क्योंकि मार्क्स सोसाइटी को मेनली फंडामेंटली डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिवाइड करता है दो क्लासेस में. एक को वो बोलता है बोर्जुआ क्लास, दूसरे को वो बोलते हैं प्रोलेटेरिएट्स. जो बोर्जुआस हैं, एज कार्ल मार्क्स बिलीव्ड, he called them, यानी कि मर्चेंट्स है, ये रिच क्लास है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट्स है. और जो प्रोलेटेरिएट्स है, ये लेबर क्लास है, ये वर्किंग क्लास है. और फिर वो अपनी इस थ्योरी में दिखाता है कि ये प्रोलेटेरिएट्स है, इनको हमेशा एक्सप्लॉइट किया जाता है, इनको हमेशा मीगर सैलरी दी जाती है,
जो ये जितना ये काम करते हैं इतनी उसको इनको तनख्वाह नहीं मिलती है। तो ये क्रैक्स है इस प्ले का, नो विलन। अगर आप इफ यू वांट टू सी मिलर एज अ हाउ मार्क्स इन्फ्लुएंस्ड मिलर, तो इसमें आपको इस प्ले में नो विलन में मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी आपको दिखने को मिलेगी कि मार्क्स का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था अर्थर मिलर पे। तो फिर उसके बाद एक और प्ले उसने लिखा है द मैन हु हैड ऑल द लक, जो हमने ये इस प्ले के बाद ये प्ले भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। इस प्ले को भी एक कामयाब प्ले के तौर पे नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये भी कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस के लिए ये थिएटर में चला। लेकिन इस प्ले में इंटरेस्टिंगली जो मेन क्रैक्स है, जो मेन मुद्दा इस प्ले में है, जो मेन थीम है, वो ये है कि इसमें डेविड बीव्स यानी कि डेविड बीव्स एक करेक्टर होता है, उसी के रिलेटेड ये सारा ड्रामा है। एक्चुअली इट एक्सप्लोर्स हिज एनिग्मेटिक एक क्वेश्चन के रिलेटेड, यानी कि एग्जिस्टेंशियल एक्सप्लोरेशन जो होती है। यानी कि जो ये डेविड बीव्स जो है, he is caught between the devil and deep blue sea. He is caught between the fate and free will. Fate and free will we all know. It's a debatable task. या इसके बारे में पहले से बात होती रही since the inception of human history. This question is debated, has been debated. It is still debated, and it will be debated even in the future as well. Because ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में चाहे हम पॉलिटिशियन की बात करें, साइंसदान की बात करें, शायरों की बात करें, नॉवेलिस्ट्स की बात करें, एक कॉमन मैन की बात करें, वो हमेशा इस इशू के बारे में सोचता है, फेट और फ्री विल। यानी कि जिसको हम बोलते हैं, कभी कभार हम बोलते हैं ये किस्मत में था, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि कभी इंसान को ऐसा भी फील होता है कि नहीं, ये जो ये चीज हुआ ये मेरी खुद की गलती से हुआ। तो ये एक डिबेटेबल टास्क है। अगर आप इस प्ले को पढ़ना चाहते हो, इसमें अगर आप देखना चाहते हो कि जो यानी कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फेट यानी कि डेस्टिनी जिसको बोलते हैं हम, किस्मत जिसको बोलते हैं हम, एंड फ्री विल जिसको हम बोलते हैं, यानी कि आजादाना सोच जिसको बोलते हैं हम, अपनी मेंटल जो आपका अपना माइंड होता है उसको यूटिलाइज करना, उसको प्रैग्मेटिक वे में आप इस्तेमाल करना। तो ये द मैन हु हैड ऑल द लक, इस प्ले में आप कॉन्फ्लिक्ट देखते हो फेट एंड फ्री विल। फेट और फ्री विल में वो कोई भी ऐसा राइटर आप नहीं देखोगे जिसने फेट एंड फ्री विल के बारे में नहीं लिखा हो। आप शेक्सपियर की बात करोगे, अगर हम किंग लियर की बात करेंगे, वहां पे भी शेक्सपियर भी इस डिलेमा में रह चुका था। शेक्सपियर भी इस डिलेमा से गुजर चुका था। वो भी ये हल नहीं कर पाया कि फेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्री विल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब हम किंग लियर की बात करते हैं, किंग लियर में शेक्सपियर एक जगह लिखते हैं, एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज, as flies to wanton boys or we to the gods, they kill us for their sport। जैसे कि शेक्सपियर बोलता है कि जैसे एक बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब वो फ्लाइज को देखते हैं, बीज को देखते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को देखते हैं, वो उनको ऐसे ही मारते हैं, उनको ऐसे कुचल देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि इनकी भी लाइफ है। दे जस्ट किल देम फॉर फन, उनको एक अम्यूजमेंट के लिए वो उनको मारते हैं। वैसे ही शेक्सपियर भी बोलता है, एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज और वी टू द गॉड्स। यानी कि अगर आप किसी दुश्वारी से गुजर रहे हो, किसी परेशानी से गुजर रहे हो, कोई सदमे की हालत में आप हो, तो आप बड़े मायूस होते हो, आप बड़े डिजेक्टेड होते हो, बड़े होपलेस आप हो जाते हो। तो आप फिर अपने आप को डाउट करना स्टार्ट करते हो। आप इवन यू जस्ट बिगिन टू आस्क क्वेश्चंस टू द मैन who is controlling the whole universe, who is controlling the heavens and earth, who is controlling the moon and stars, even जो इस पूरे निजाम पे कंट्रोल कर रहा है। तो वैसे ही, क्योंकि हम फिर इस सोच में, जब आप सदमे में होते हो, तो फिर आप डेस्टिनी पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हो। आप अपने यानी कि आप अपनी डेस्टिनी को क्वेश्चन करते हो कि मेरे तकदीर में क्या यही चीज थी, मैं इसी चीज के लिए बना था। तो ये एक बड़ा डिबेटेबल टास्क है। शेक्सपियर क्या बोलता है किंग लियर में, एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। यानी कि हम गॉड्स के लिए, शेक्सपियर वी ऑल नो ही वाज अ क्रिश्चियन, यानी कि जो हमारे अब गॉड्स हैं, जो ये जिंदगी हमें दे रहा है,
यानी कि अब हम उन गॉड्स के लिए ऐसे ही जैसे बच्चों के लिए छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, बीज होती है। तो यहाँ पे पहले आपको लग रहा है कि शेक्सपियर वॉज अ फैटलिस्ट, ही बिलीव्ड इन फेट, ही बिलीव्ड किस्मत का बहुत कुछ होता है इंसान की लाइफ में। जैसे मेरे को यहाँ पे एक अच्छी एक वर्स याद आ रही है, मिर्जा मोहम्मद इब्राहिम जोक जो गालिब कंटेम्प्रेरी रह चुके हैं, उन्होंने भी एक अच्छी लाइन लिखी है, क्योंकि तकदीर की बात यहाँ पे हो रही है, फेट की हम बात कर रहे हैं, डेस्टिनी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि जो कभी कभार हमें लगता है कि हमें कंट्रोल नहीं है अपने एक्शन पे, हमें कंट्रोल नहीं है अपनी जिंदगी पे, हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम मेहनत करते हैं फिर भी फेलियर होती है, हमें फेलियर्स आती हैं, सफर करते हैं लोग, फिर हम डेस्टिनी के बारे में सोचते हैं। तो उसी डेस्टिनी पे मोहम्मद इब्राहिम जोक ने एक वर्स लिखी थी, वो वर्स ऐसे ही है। वो लिख रहे हैं, लाई हयात आए, लाई हयात आए, कजा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। इट्स अगेन, यानी कि जब आप इस वर्स का मुताला करते हो, लाई हयात आए, कजा ले चली चले, कजा मीन्स डेस्टिनी, when it was written by God, this is the day you will be taken away from this planet, then you won't be alive, you will be dead। लाई हयात यानी कि मिर्जा जो जोक है, इब्राहिम जोक है, लाई हयात आए यानी कि पेट की बात यहाँ पे कर रहे हैं। मिर्जा जोक यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं, लाई हयात आए, इट वॉज गॉड्स विश कि हम इस दुनिया में, ये उसकी विश थी कि उसने हमने इस दुनिया में लाना था, अब उसी की कुदरत से हम इस दुनिया में आए। लाई हयात आए, कजा ले चली चले, यानी कि इट वाज अगेन रिटन इन आवर डेस्टिनी, दिस वाज द डेट रिटन इन आवर डेस्टिनी दैट यू विल बी टेकन अवे फ्रॉम दिस प्लेनेट बाय गॉड, अब इस दुनिया से उठाया गया, ठीक है। तो फिर न अपनी खुशी आए, अब न अपनी खुशी आए न अपनी खुशी चले, यानी कि अब इब्राहिम जोक अगेन lamenting on his destiny, fate, yani ki he's here mentioning, describing that there are some powers which are controlling this universe. There is some what we call power which is controlling our life. That is why he wrote लाई हयात आए कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। तो यहाँ पे बात एक्चुअली फेट की हो रही है, डेस्टिनी की हो रही है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो रेज होता है वो हमने सोचना है, क्या ऐसा हमेशा होता है कि हम खाली डेस्टिनी पे छोड़े, हम खाली लेमेंट स्टार्ट करना करें कि बस हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ पे लाया गया है, एवरीथिंग इज प्रेडिस्टाइन्ड, यानी कि हम ये काम करेंगे। नहीं, शेक्सपियर, अभी हमने शेक्सपियर की बात की, एज जैसे उसने किंग लियर में कहा था कि एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज और वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पॉट। नहीं, शेक्सपियर किसी और जगह लिखते हैं, इट इज नॉट इट्स नॉट इन द स्टार्स टू होल्ड आवर डेस्टिनी बट आवरसेल्व्स। Actually, this is a verse which is which we this line it has been taken from Shakespeare's again famous play जिसका नाम है जूलियस सीजार। तो उस प्ले में शेक्सपियर एक जगह लिखते हैं, it is not in the stars to hold our destiny but ourselves। यानी कि शेक्सपियर का मानना है कि जरूरी नहीं है कि हम हमेशा डेस्टिनी पे रिलाई करें, हम हमेशा डेस्टिनी पे भरोसा करें, हम खुद कुछ ना करें। हम शेक्सपियर का यही मानना है कि इट्स नॉट इन द स्टार्स, यानी कि टू होल्ड आवर डेस्टिनी। अब इंसान को यहाँ पे लाया गया है, उसको दिमाग दिया गया है, उसका खुद का माइंड है, उसको आंखें दी गई है, वो रैशनल ह्यूमन बीइंग है। हाउ वी डिफर फ्रॉम अदर एनिमल्स, इट इज थ्रू दिस व्हाट हम सोचते हैं, वी आर रैशनल, we look at things rationally, objectively, ये चीजें देख, we are pragmatic in character, these things we won't find in other animals। तो this is fundamental difference, as Aristotle long time back said, man is a social animal। जब हम एनिमल की बात करते हैं तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें एनिमल से डिफर करती है, जहां पे इंसान एनिमल नहीं होता है। ये एक मेन चीज ये है कि otherwise animals they do keep eyes, उनके पास भी आइज है, लेकिन ये है कि
हमें सोचने की सलाहियत दी है अल्लाह ताला ने। तो जब हम बात फिर डेस्टिनी की करते हैं, यहाँ पे मेरे को अल्लामा इकबाल की बात याद आ रही है। उसने बहुत जगह ये अपने पोइट्री में उसने बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है कि मैन इफ ही फेल्स और इवन इफ ही बिकम्स सक्सेसफुल, उसने बहुत जगह लिखा है कि इट इज योर ओन, ये जो भी आप काम करते हो या अपने तरीके से करते हो, अपने तौर पर करते हो, अपने माइंड को इस्तेमाल करते हो। यानी कि डेस्टिनी का इकबाल, ही ऑलवेज बिलीव्ड इन एक्शन, he didn't believe in what we call superstitiousness world, myths पे इकबाल ने बिलीव नहीं किया था। उसने कहा है कि हर एक आदमी को काम करना चाहिए, आपको अपने आप को एंगेज करना चाहिए थ्रू इट एक्शन के साथ। जैसे उसने बहुत ज्यादा शाहीन के बारे में लिखा है। हमने शाहीन की जो एक बर्ड है, उसने अपनी पोइट्री में ना, it occupies a unique place in Iqbal's poetry. When we talk about Shaheen, when we talk about eagle से इकबाल क्या मैसेज देना चाहता है? ईगल से इकबाल हम लोगों को ये मैसेज देना चाहता है कि you should not always blame your fate. You at least, अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, अपने आप को भी ब्लेम करो, अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराओ। अगर आप कुछ गलतियां कर रहे हो, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। That is why इकबाल created शाहीन, और उसने लिखा भी है, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। या कहीं और वो लिखते हैं, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। यानी कि इकबाल फिर वो लिखते हैं, परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगिस का जहां और है, शाहीन का जहां और है। हेयर इकबाल अगेन, यानी कि मैन को, यानी कि वो ना, ही इज टीचिंग अस वेरी स्विफ्टली, कि वो बोलता है कि अगर आप कुछ चीज पाने में कामयाब हो रहे हो, इसके आगे भी और मंजिल आनी है। डोंट बिकम व्हाट वी कॉल सेल्फ कंप्लेसेंट, डोंट थिंक दिस इज एंड, I cannot now do anything. No, you should always strive for good. यानी कि हम आपको हमेशा, यानी कि अच्छे की तलाश करनी है। अगर आपको कुछ ड्रीम था, उसमें कामयाब हो गए, तो अब ऐसा नहीं है कि you would sit idly in a room ना, ऐसी बात नहीं। इकबाल ने शाहीन पे जोर दिया है। शाहीन इज अ सिंबल ऑफ कैरेज, सेल्फ रिलायंस, यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट जिसको हम बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्ट्रगल जिसको हम बोलते हैं, एंडोरेंस, पेशेंस। इन चीजों के लिए शाहीन एक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया है। क्यों इसने इस्तेमाल किया था शाहीन को? जस्ट टेलिंग अस कि नो, फेट को अगर आप कुछ देर के लिए साइड में रखोगे, लेकिन यू विल हैव टू आप में कुछ सलाहियत जो रब ने रखी है, उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो, अपने माइंड को इस्तेमाल करो। यानी कि इकबाल बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ एक्शन। दैट इज व्हाई अभी जो हमने अभी आपके सामने वर्स रखी है, परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगिस का जहां और, करगिस मीन्स वल्चर, करगिस का जहां और है, शाहीन का जहां और है। शाहीन अगेन ईगल और वल्चर, इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एज आई सेड जस्ट व्हाइल बैक, शाहीन, ईगल, इट्स अ सिंबल फॉर करेज, सेल्फ रिलायंस, यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट जिसको हम बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्ट्रगल जिसको हम बोलते हैं, यानी कि सेल्फ प्योरिटी जिसको हम बोलते हैं, डिवोशन जिसको हम बोलते हैं, अपने काम के साथ मेहनत से काम करना, अपने काम बड़े अच्छे लगन से करना। कभी किसी और जगह इकबाल लिखते भी हैं, शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता। यानी कि हियर इकबाल इज टीचिंग अस कि बी यू शुड बी लाइक एन ईगल, जो कभी थकता नहीं है। इवन ही इट ऑलवेज गोज ऑन द हायर साइड, ऑलवेज मूव्स कि हायर डायरेक्शन में हमेशा वो जाता है। दैट इज व्हाई इकबाल राइट्स, शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता। तो जब आप जानना चाहते हो फेट और डेस्टिनी के बारे में, अर्थर मिलर का ये अच्छा ड्रामा है, द मैन हु हैड ऑल द लक। तो जब हम ऑल, इसमें आपको यही कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेस्टिनी एंड फ्री विल में आपको देखने को मिलेगा, द मैन हु हैड ऑल द लक। जब हम ऑल माय सन एक इसकी बात करते हैं, एक सच्ची कहानी पर मबनी है,
जिसकी निशानदी अर्थर मिलर की उस वक्त की सास ने ओहियो के एक अखबार में की थी। खबर की कहानी में बताया गया कि किस तरह 1941 से लेकर 1943 में ओहियो में ये वाकया राइट एरोनॉटिकल कॉरपोरेशन ने फौज के मुआयनाकारों के साथ मिलकर फौजी इस्तेमाल के लिए बनाए गए तैयारों के नाकारा अंजनों के मंजूर करने की तलाश की साजिश की। कहीं राइट हुई जहाज असेंबली कारकुनों ने कंपनी को मुतला किया। इन्होंने बाद में कांग्रेस के सामने हलफ के तहत गवाही दे दी। तो जब हम बात ऑल माय सन्स की करते हैं, एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। ये जो ये प्ले है ये एक ट्रू स्टोरी पे बना है, यानी कि ये पहले हुआ था ये इवेंट। हमने आर्म्स एंड द मैन की बात की। आर्म्स एंड द मैन, दैट story is that drama, that comedy is also based on facts। यानी कि अभी हमने बल्गेरियन सर्बिया की बात की थी, जब हम आर्म्स एंड द मैन की बात की, वो एक रियलिस्टिक प्ले है। वैसे ही ऑल माय सन्स एक जो हकीकत पर मबनी एक स्टोरी है, दास्तान है। उसी दास्तान को देखकर या सुनकर अर्थर मिलर ने इस प्ले का जन्म लिया, जिसको हम ऑल माय सन्स कहते हैं। Which Arthur Miller's then mother-in-law pointed out in an Ohio newspaper। यानी कि जब हम अर्थर मिलर की जो सास थी, मदर इन लॉ थी, उसने अर्थर मिलर को बोला था कि 1941 से लेकर 1943 तक एक वाकया हुआ गया था। उसमें कुछ जब एक एरोनॉटिकल कॉर्पोरेशन जो एक ओहियो में थी, उसने कुछ कॉन्स्पिरेसी की थी। उसमें फिर उन्होंने कुछ कॉन्स्पिरेसी ऐसी की थी कि वो जब वॉर चल रही थी, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उसमें कुछ अमेरिकन पायलट्स दे लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यू टू जो उनको फॉल्टी इंजन्स दिए गए थे। जिस एरोप्लेन से वो लड़ रहे थे, जो एयर फोर्स के जो उनके जहाज थे, वो दे गॉट क्रैश। यानी कि उनको फिर उसकी वजह से फिर बहुत सारे पायलट उनकी जान भी चली गई। तो उसी स्टोरी को सुन के, जो स्टोरी अर्थर मिलर को अपनी मदर इन लॉ ने उसकी जुबान से उसने सुनी थी, तो उसी स्टोरी को जन्म दिया था फिर अर्थर मिलर ने, जिसका उसने नाम रखा था ऑल माय सन्स। तो अब ये जो है ऑल माय सन्स है, ये जो ये प्ले है, अमेरिकन ड्रीम की तनकीद जो ऑल माय सन्स के दिल में है। एक वजह थी कि अर्थर मिलर को 1950 के दहाई के दौरान हाउस की गैर अमेरिकी सरगर्मियों की कमेटी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था, जब अमेरिका कम्युनिस्ट मुखालिफ जज्बात की गिरफ्त में था। यानी कि यहाँ पे जो ऑल माय सन्स है, इट क्रिटिक्स अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम को ये क्रिटिक करता है, क्रिटिसाइज करता है, इट सेंसुअर्स, डिनाउंसेस अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो 1930s में चला था अमेरिका में, 1920s 30s में। तो इस अमेरिकन ड्रीम के बुनियाद पे ही ये प्ले लिखा गया है। ऑल्दो इसकी स्टोरी डिफरेंट है, लेकिन जो मोटिव है, जो एम है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, एक राइटर का मोटिव होता है, उसके एक एम होता है। और एक प्ले में एक राइटर के बहुत सारे एम्स हो सकते हैं। वो एक तरीके से आपको एंटरटेन करवाता है, दूसरे तरीके से उसी एंटरटेनमेंट के थ्रू वो किसी और चीज को क्रिटिसाइज भी कर रहा होगा। जैसे इस प्ले को हम देख रहे हैं, इस प्ले में अर्थर मिलर क्रिटिसाइज अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम क्या था? अमेरिकन ड्रीम का कॉन्सेप्ट ये था कि जो 1920s और 30s में अमेरिकन सोसाइटी थी, सिविलाइजेशन थी, इनको क्या चाहिए था? ये खाली पैसों के पीछे लगे थे। इनके पास ये था कि ये चाह रहे थे कि पैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आए, चाहे पैसे थ्रू इलीगल मीन्स आए, गलत काम से आए, लेकिन लोगों के पास पैसे होने चाहिए, घर होने चाहिए, स्टेटस होना चाहिए, वेल्थ, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ हर एक बंदे के पास होनी चाहिए। तो उसी की आड़ में बहुत सारे कुछ लोग ऐसे थे, बहुत सारी फैमिलीज कुछ ऐसी थी जो फैमिलीज वेल ऑफ नहीं थी, उनको फिर कुछ गलत तरीके अपनाने पड़े पैसे कमाने के लिए। देखो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको बार बार ये बोलता हूँ कि डजंट मैटर कि और एक राइटर ने प्ले कब लिखा था, ये 200 साल पहले भी लिखा होगा उसने, 250 साल, 400 साल, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रेलेवेंट उसको बनाती है, जिसको हम यूनिवर्सल थीम बोलते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो 100 ईयर्स के बाद भी हो सकती हैं। अब ये देखना है आपको कि अमेरिकन ड्रीम, अब अमेरिकन जो सोसाइटी थी, जो वहां के लोग थे, बाशिंदे थे, वो चाह रहे थे वो ज्यादा से ज्यादा अमीर बनते जाए,
डजंट मैटर कि पैसे कैसे आए उनके पास, गलत तरीके से आए, चोरी से आए, रिश्वत से आए, धोखे से आए, तो doesn't matter that. What matters ultimately was you will have to be, on the higher side of, on this what we call social status ladder. तो उसकी आड़ में जब ये अमेरिकन ड्रीम पे जो क्रिटिसाइज करता है कि एक जो मामूली सा तबका है, लोअर तबका है, उनको चोरियां करनी पड़ रही थी, उनको गलत तरीके अपनाने पड़ रहे थे, तो फिर उन उन चीजों की वजह से वो अमीर होते जा रहे थे। शायद ये कुछ चीजें आज आप अपनी सोसाइटी में देख रहे हो, ये चीजें आप खुद इन चीजों को देख रहे हो, रियलाइज कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो। ये जरूरी नहीं है कि वो अमीर बनने की कोशिश में चोरी कर रहे होंगे, घरों को लूट रहे होंगे, उनके कुछ और इरादे होंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अर्थर मिलर अमेरिकन ड्रीम को क्रिटिसाइज कर रहा है, यानी कि हर एक बंदे को हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ गुजारनी चाहिए। जैसे आज की दुनिया है, कोई किसी के पास कुछ होता है तो दूसरा बंदा सोचता है कि मुझे इससे ज्यादा होना चाहिए। इट इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई एम सेइंग यू कि एक जो राइटर होता है, ये जो जब किसी थीम को पकड़ता है, जो उसका एम होता है, एक राइटर की अच्छी खासी जो खुसूसियत होती है, क्वालिटी होती है, a main trait होता है, he is not meant for one age. His ideas, his themes, they are not meant for one class of people. एक जो राइटर होता है, he is relevant for all ages. जो अच्छा राइटर होता है, शेक्सपियर की बात करेंगे, इकबाल की बात करेंगे, टैगोर की बात करेंगे, इलियट की बात करेंगे, येट्स की बात करेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करेंगे, बहुत अच्छे, बड़े अच्छे राइटर रह चुके हैं। लेकिन ये खाली अपने एज तक नहीं रह रहे हैं, या इन्होंने खाली एक ही एज के तहत नहीं लिखा है, इनके जो थॉट्स थे वो अभी भी रेलेवेंट है। कहीं कहीं पे आप अभी भी देख रहे हो जो राइट शेक्सपियर ने लिखा है, अभी भी आपकी सोसाइटी में हो रहा है। जॉन ऑसबॉर्न ने लुक बैक इन एंगर को लिखा है उसने ऐसे, सॉरी प्ले, उस प्ले में वो लिखता है बार बार, जो उस प्ले में आपको, जैसे किचन सिंक ड्रामा की बात की हमने, जो 1940s और 50s में एक मूवमेंट चली थी, लिटरेरी मूवमेंट, उस लिटरेरी मूवमेंट का मकसद क्या था, वो बता रहे हैं हमें, वो दिखा रहे हैं हमें कि 1940s और 50s की जो जनरेशन थी, यंगर जनरेशन जो इंग्लैंड की थी, वो किन चीजों में मुब्तला थी, वो ड्रग्स में मुब्तला थी, वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार थी, वो गलत गलत काम कर रहे थे। उन्हीं चीजों को फिर आपके सामने ऑसबॉर्न लाता है। अब जरूरी नहीं कि अगर 1940 में वो चीजें ब्रिटेन में हो रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि बड़े सगीर में वो चीजें तब हो रही थी, अब वो चीजें आज हो रही है। वो चीजें जो 1940 में ब्रिटिश में हो रही थी, ब्रिटेन में हो रही थी, वो कुछ चीजें हम आज बड़े सगीर देख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। चाहे हम की बात करेंगे, वो प्रोटैगनिस्ट होते हैं, जिमी पोर्टर बड़े इंटेलेक्चुअल क्लास का बंदा होता है, लेकिन इसको कोई जॉब नहीं मिलती। लेकिन जो इसके फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, जिनको जानता है, जो इंटेलेक्चुअली उतने एफिशिएंट नहीं होते हैं, जिनके पास उतनी तालीम नहीं होती है, लेकिन वो जॉब सिक्योर करने में कामयाब होते हैं। दे गॉट जॉब्स थ्रू illegal means, through what we call, what is infamously known as corruption, favoritism, इन्हीं चीजों की वजह से, नेपोटिज्म की वजह से। तो ये चीजें में भी हमारी इर्द गिर्द आज हो रही है। जो ऑसबॉर्न 1940 में लिख के गया था, वो शायद हमारी इर्द गिर्द हो रही है। तो अब और हमारी जो आपकी जो दास्तान है, आपके जो थॉट्स है, उनको किसी और ने पहले ही इजहार किया है, वो भी आज से पहले 80 साल 90 साल। तो इन्हीं चीजों की वजह से एक राइटर जो होता है वो रेलेवेंट बन जाता है। अभी हम अमेरिकन ड्रीम की बात कर रहे हैं, इवन अमेरिकन ड्रीम का कॉन्सेप्ट अभी भी चल रहा है। इवन हमारी सोसाइटी में, एशिया में, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे अभी भी इसके आपको मौजज़े मिलेंगे, ट्रेड्स मिलेंगे। तो यहाँ पे एक और बात आपको याद रखनी है, मिलर ये जो था कम्युनिस्ट था। कम्युनिस्ट इन द सेंस के जो कम्युनिस्ट्स होते हैं, दे बिलीव इन एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी, where economy is, not economy not in the hands of few individuals, where economic power is, कॉपी एलिया कजन को भेजी, जिसने ऑल माय सन्स के असल स्टेज वर्तन की हिदायतकारी की। कजन कम्युनिस्ट पार्टी के साबिक रुकन थे, जिन्होंने मिलर के बाएं बाजू के ख्यालात का इश्तराक किया। तहम इनका रिश्ता तब तबाह हो गया जब
कजान ने रेड सेक्टर के दौरान मुश्तबा कम्युनिस्टों के नाम हाउस की गैर अमरीकी सरगर्मी की कमेटी को दिए। यानी कि द क्रिटिसिज्म ऑफ द अमेरिकन ड्रीम which lies at the heart of all my sons was one reason why Arthur Miller was called to appear before the House Un-American Activities Committee during the 1950s। यानी कि अमेरिकन ड्रीम को क्रिटिसाइज करता है आर्थर मिलर इस प्ले में। उस जब ये प्ले स्टेज किया गया, जब इस प्ले को पढ़ना स्टार्ट किया था लोगों ने, स्पेशली जो लोग तब यानी कि जो लोग जिन स्टेज पे रूल कर रहे थे, उनको अच्छा नहीं लगा कि मिलर इज क्रिटिसाइजिंग अमेरिकन ड्रीम। उसकी वजह से फिर उसको उनको बुलाया गया था। तो इसमें आपको ये भी याद रखना है कि जो मेन कैरेक्टर इस प्ले का है, जब हम कैरेक्टर्स का मुताला करते हैं, इसका मेन जो मेन कैरेक्टर है वो उसका नाम है जो केलर। 60 साल जो है, जो कि दूसरी जंग अजीम के दौरान अपनी फैक्ट्री के खराब हवाई जहाज जंगजू P-40 के इंजन सिलेंडर हेड्स क्रिटिस के लिए जानबूझकर भेजने का इल्जाम आयद करने के बाद बरी कर दिया गया। वो अच्छा, जब हम इसकी बात करते हैं, जो केलर की बात करते हैं, ही इज ऑलमोस्ट 60 year old जो केलर। He was exonerated after being charged with knowingly shipping from his factory defective aircraft engine cylinder heads। यानी कि मैंने आपको अभी पहले बोला था कि ये प्ले है, ये एक वाकया हुआ था 1900 ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें अमेरिकन पायलट्स लड़ रहे थे, एयरफोर्स लड़ रही थी, पार्टिसिपेट कर रही थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में। वी ऑल नो कि फिर जापान में कैसे बॉम्ब्स डाले गए थे। लेकिन कहने का मतलब यह है कि वो ये जो स्टोरी है, ये रियलिटी पे बेस्ड है, फैक्ट्स पे बेस्ड है। लेकिन फिर मिलर ने अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया, अपनी इमेजिनरी पावर का इस्तेमाल किया, कैरेक्टर्स क्रिएट किए। तो यहाँ पे जो केलर जो होता है, जो मेन कैरेक्टर इस प्ले का है, ये फॉल्टी सिलेंडर्स एक इंजन एयरक्राफ्ट को देता है, जिसकी वजह से फिर डेथ्स हो जाती है पायलट्स की। तो इस स्टोरी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम देखेंगे कि हाउ ऑल माय सन्स इज अ ट्रेजेडी, जो केलर का क्या रोल है इसमें, हाउ वो कैसे सुसाइड, उसको क्यों जरूरत पड़ती है सुसाइड करने की, उस जिसकी वजह से ये ट्रेजेडी बनती है लास्ट में। वी विल डिस्कस दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।